नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से जीके जीएस की वीकली रिवीजन क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 58 यानी 58 ईसा पूर्व में, 78 ईसवी में, 57 ईसा पूर्व में या 73 ईसा पूर्व में। तो याद रखिएगा, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शक संबंध का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, शक संबंध का आरंभ राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन है कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे पहले याद रखिएगा, गुप्त संवत को आरंभ करने की तिथि 319 से 320 ईस्वी में मानी जाती है और गुप्त संवत को आरंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन दिए गए हैं अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और इस प्रश्न का मतलब होता है, जिस दिन से चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल आरंभ हुआ था, उस दिन से उन्होंने नया कैलेंडर बनाया था कि 1 तारीख इसी दिन से काउंट की जाएगी। इस कारण से अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में उन्होंने एक संवत की स्थापना की थी या शुरुआत की थी, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में या पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में? तो याद रखिएगा, राजा हर्षवर्धन ने भी हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी। और याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों का अधिकतर जवाब, अगर कोई संवत आरंभ होता है तो उसका जवाब यही होता है कि कोई नया राजा बना और जिस दिन उसने अपना शासन आरंभ किया उसी दिन से वह नया संवत या नया पंचांग स्टार्ट करता है। तो अधिकतर अगर किसी भी राजा से संबंधित कोई पंचांग या संवत का प्रश्न आता है तो याद रखिएगा, उसके राज्यरोहण के उपलक्ष्य में संवत या पंचांग शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है या कहा जाता है? ऑप्शन है विक्रम संवत, शक संवत, त्रिकूटक संवत या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कलचुरियों द्वारा त्रिकूटक संवत का उपयोग किया जाता था, इस कारण से त्रिकूटक संवत को भी कलचुरी संवत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है तेलप द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम ने, विक्रमादित्य सिक्स्थ ने या सोमेश्वर द्वितीय ने। तो याद रखिएगा, विक्रमादित्य छठवें ने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, विक्रमादित्य छठवें ने, कई बार एग्जाम में ऑप्शन में विक्रमादित्य द्वितीय, तृतीय और इस तरह से छठवां आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो याद रखिएगा, विक्रमादित्य छठवें ने आरंभ किया था चालुक्य विक्रम संवत को। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? पूछा गया है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता था? ऑप्शन है हेरोडोट्स को, यूरिपिडीज को, थ्यूरिडाइसिस को या सुकरात को। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है थ्यूसिडाइसिस, हेरोडोट्स, मानेथो,
या होमर? तो याद रखिएगा प्रथम यूनानी इतिहासकार होने के कारण हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, हेरोडोट्स जो कि पहले यूनानी इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन है हेरोडोट्स, थ्यूरीडाइसिस, पॉलीबियस या टैसिटस। तो याद रखिएगा यह कथन है थ्यूरीडाइसिस का, जिन्होंने कहा था इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है द हिस्ट्रीज पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा द हिस्ट्रीज के रचनाकार है हेरोडोट्स, और इस प्रश्न को आप दोस्तों ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। द हिस्ट्रीज लिखी है हेरोडोट्स ने, और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन दिया गया है अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का। तो आप सभी जानते हैं इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है हीगेल, कार्ल मार्क्स, कलहड़ या बर्नी। तो याद रखिएगा इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन है हीगेल का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा यह कथन भी हीगेल का है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, हीगेल। अगला प्रश्न है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा सॉरी, यह कथन है कार्ल मार्क्स का कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन दिया गया है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है हीगेल, मार्क्स, एंजल्स या लेनिन। तो याद रखिएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, मार्क्स। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन है आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन है सीले का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सीले। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए हैं लेखक के नाम और सूची 2 में दिए हैं इतिहास की परिभाषाएं। सबसे पहले दिया है ओकसाट और उसके सामने दिया है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, तो याद रखिएगा यह कथन है कलिंगवुड का, इतिहास विचारों का इतिहास है, यानी कि सी का होगा वन। फिर दिया है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, तो यह कथन है ब्यूरी का, यानी कि डी का होगा 2। और याद रखिएगा ओकसाट के अनुसार सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी कि ए का होगा 3 और ट्रेवेलियन का होगा यानी कि बी का होगा 4। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यह कथन था ट्रेवेलियन का। तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। एक बार इन कथनों को फिर से आप ध्यान रखिएगा।
इनसे सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कथन तो यह याद रखिएगा कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह कलिंगुट का कथन है। इसके बाद है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, यह ब्यूरी का कथन है। फिर है सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यह कथन है ओकसाट का, यानी कि ए का। और इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यह कहना था ट्रेवेलियन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 3412। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ऑप्शन में दिया गया है धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन। तो याद रखिएगा इन चारों में से सिर्फ लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा या था। तो याद रखिएगा शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। तो यानी कि 2009 से अगर अपन 78 को घटाएंगे तो आएगा 1931, यानी कि 1931 का वर्ष होगा शक संवत के अनुसार, और वर्तमान में 2009 होगा। इसका मतलब है मॉडर्न कैलेंडर से 78 वर्ष बाद शुरू हुआ था, तो 78 साल कम, मतलब 78 साल पीछे चल रहा है शक संवत, याद रखिएगा। और अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा 78 ईस्वी में हुआ था शक संवत, और ईसा पूर्व यानी कि बीसी में हुआ था विक्रम संवत। तो इसमें मॉडर्न कैलेंडर में 58 प्लस 1 मतलब 0 ईयर वाला 59 जोड़ने से वर्तमान कैलेंडर में और विक्रम संवत में कंपेयर किया जाएगा। अगला प्रश्न है विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने का मान कितना होगा। तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, विक्रम संवत हुआ था 58 बीसी में स्टार्ट, तो 2070 से 57 को माइनस किया जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक से 59 बोल दिया था, एक वर्ष कंप्लीट होने पे एक वर्ष माना जाएगा, यानी कि एक कम काउंट किया जाएगा, तो 57 माइनस किया जाएगा 2070 से। तो 2013 इसका सही जवाब होगा, 2013 ईस्वी, याद रखिएगा। और इन चीजों का भी याद रखिएगा, एग्जाम में ईसा पूर्व नहीं लगा देना, 2000 ईस्वी लगेगा, 2013 ईस्वी। और ये 57 वाला मैटर ये है कि 58 बीसी से शुरू हुआ, लेकिन एक साल मतलब कंप्लीट होने के बाद एक साल काउंट किया जाएगा, यानी कि फिर बचा 57, तब जीरो डेट स्टार्ट हुई, और उसके बाद 70 साल लिए, तो 57 माइनस किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ऑप्शन दिया गया है गायम बतिस्ता बिको, बेनेडिक्टो क्रोचे, ओसवाल्ड स्प्रेंगलर और आगस्टे कोम्टे। याद रखिएगा इनके नाम आपको जरूर कठिन लग रहे होंगे, बाकी एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। और याद रखिएगा समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह कथन था बेनेडिक्टो क्रोचे का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा यह कहा था E.H. कार्ल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी संक्षिप्ताक्षर है, यानी कि किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आप सभी जानते हैं बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा जीरो डेट से पहले बीसी प्रयोग किया जाता है ईसवी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और जीरो डेट के बाद एडी का प्रयोग किया जाता है। यह चीज आप में से काफी लोगों को पता होगी, बाकी कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से बताइए। और इसके अलावा याद रखिएगा जीरो डेट के पहले उल्टी गिनती काउंट की जाती है, यानी कि 1 बीसी के पहले होगा 2 बीसी, फिर 3 बीसी, फिर 4 बीसी, और इधर होगा 1 2 3
जो वर्तमान में गिनती काउंट की जा रही है। अगला प्रश्न है वर्ष 50 ईसा पूर्व, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, ईसा से 50 वर्ष पूर्व यानी कि -50 में काउंट किया जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं वर्ष 150 ईसा पूर्व से पहले, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद, जिस वर्ष में 150 ईसा पूर्व आता है, या जिस दशक में 150 ईसा पूर्व आता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा 50 ईसा पूर्व। ये इस तरह से रहेगा, 150 पे 149, 148 ऐसे काउंट किया जाएगा जीरो डेट तक। अगला प्रश्न है वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी ईसवी में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या 11वीं शताब्दी ईसवी में। तो याद रखिएगा वर्ष 1015 या 1015 11वीं शताब्दी में आएगा, 11वीं शताब्दी ईसवी में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है संवत्सर, या जिसका मतलब होता है संवत या पंचांग, और सूची 2 में दिया है किस समय से गणना की जा रही है, यानी कि वर्तमान से। तो सबसे पहले दिया है विक्रम संवत्सर, या संवत भी इसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में की थी, यानी कि बीसी में हुई थी। और इसके पहले एक फैक्ट और याद रखिएगा, 3102 ईसा पूर्व सबसे पुराना संवत माना जाता है कली संवत। तो डी का होगा ए, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। फिर शक संवत आप सभी जानते हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया, 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो बी का होगा 3, ए का होगा 4। फिर बचा गुप्त संवत्सर, तो यह 320 ईस्वी में, तो सी का होगा 2। तो 4321, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, 4 2 बार टाइप हो गया है, 4321। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा। विक्रम संवत याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व यानी बीसी में, शक संवत 78 ईस्वी में यानी कि एडी में, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी में, और कली संवत्सर याद रखिएगा सबसे पुराना है 3102 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम संवत हुआ था 58 बीसी में स्टार्ट, और शक संवत हुआ था 78 ईस्वी यानी कि एडी में। तो इनको ऐड कर देंगे, याद रखिएगा यहाँ 57 ऐड होगा, क्योंकि वर्ष का अंतर तब माना जाता है जब एक वर्ष पूरा होगा, यानी कि 58 बीसी से एक वर्ष पूरा होगा तो 57 से काउंट किया जाएगा, तब जाके ये एक वर्ष का हुआ। तो 78 और 57, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 13, 135 वर्ष का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति, या जिसे स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसी को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कि किसे समझने प्रयुक्त की जाती है स्ट्रेटिग्राफी। ऑप्शन है किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, या दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। तो याद रखिएगा स्ट्रेटिग्राफी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन है हेरोडोटस ने, हीगेल ने, बीए स्मिथ ने। तो यह तो काफी पुराने पुरातत्व शास्त्रीय याद रखिएगा या इतिहासकार हैं। और विलियर्ड लिब्बी ने कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, विलियर्ड लिब्बी। अगला प्रश्न है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन 14, आर्गन 40 आइसोटोप, स्ट्रोंशियम 90 या यूरेनियम 238। तो याद रखिएगा काष्ठ यानी कि लकड़ी, अस्थि यानी कि हड्डी, और शंख यानी कि कैल्शियम के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कार्बन 14 टेक्निक का उपयोग किया जाता है।
जिससे उनकी आयु का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, कार्बन 14। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है जीवाश्म, पौधे, चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं जब मानव ने चलना सीखा, जब मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, जब मानव ने लिखना सीखा या जब मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो याद रखिएगा प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब से माना जाता है जब से मानव ने लिखना सीखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है 3 लाख ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से या 667 ईस्वी से। तो याद रखिएगा हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है कि लेखन, तांबा, कला या मिट्टी के बर्तन। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां से लेखन के प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ऑप्शन है 22 मार्च, 15 मई, 31 मार्च या 21 अप्रैल। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 22 मार्च, या ऑप्शन में आपको 22 या 21 मार्च भी देखने को मिल सकता है क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार कई बार तिथि एक दिन आगे या पीछे हो जाती है। तो 22 मार्च या 21 मार्च इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसने इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? यानी कि इतिहास को इन 3 भागों में किसने बांटा था? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। ऑप्शन में है हेरोडोटस, सिरसो, प्लिनी या सेलेरियस। तो याद रखिएगा सेलेरियस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। और इस प्रश्न को आप चाहें तो स्टार मार्क करिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत या राजनीतिक स्रोत। तो आप सभी क्वेश्चन ही देख के समझ गए होंगे कि इसे ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न लोको पायलट 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। फिर है पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। फिर है साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। फिर दिया है साहित्यिक स्रोत की तुलना प्रमाणिक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो याद रखिएगा साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं क्योंकि साहित्यिक स्रोत वह होते हैं जिसमें आपको पुरानी किताबों या लिपियों में लिखा मिलता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत वह होते हैं जो कि आपको खनन के द्वारा अवशेषों के माध्यम से मिलते हैं, जो कि ज्यादा प्रमाणित माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण। तो याद रखिएगा संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद यह तीनों श्रुति ग्रंथ के अंग माने जाते हैं, लेकिन पुराण श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है या नहीं है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या महाभारत।
तो याद रखिएगा महाभारत यह दावा करता है कि जो महाभारत में दिया गया है वही विश्व में है, और जो महाभारत में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, यानी कि विश्व में नहीं है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो याद रखिएगा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? तो याद रखिएगा जातक भी बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध के रूप में है? ऑप्शन है नागसेन, नागा अर्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट? और याद रखिएगा मिलिंद पन्हो को ही मिलिंद के प्रश्नों के रूप में भी जाना जाता है, जो कि राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य है, संबंध के मध्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुपकुलर? तो याद रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके अलावा यह रचनाएं भी याद रखिएगा, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र और तिरुवल्लुवर की रचना है तिरुवल्लुकुलर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनैतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो याद रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनैतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य या जिनका सही नाम है विष्णुगुप्त। फिर है इंडिका, इंडिका याद रखिएगा मेगस्थनीज की पुस्तक है, पुराण और राजतरंगिणी? तो याद रखिएगा कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, और अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या भारवी? तो याद रखिएगा महाभाष्य के रचयिता हैं पतंजलि, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? ऑप्शन है पुष्पमित्र शुंग, गोमती पुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक है अग्निमित्र। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि अग्निमित्र के ऊपर कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन दिया गया है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या वेदव्यास? तो याद रखिएगा हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विक्रमार्कचरित की रचनाकार का नाम क्या है? विक्रमार्कचरित्र में याद रखिएगा राजा विक्रमादित्य की जीवनी के बारे में लिखा गया है, और ऑप्शन दिए गए हैं कल्हण, बिल्हण, वाल्मीकि या वेदव्यास? तो याद रखिएगा विक्रमार्कचरित्र बिल्हण द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न को आप करिएगा ट्रिपल स्टार मार्क। और याद रखिएगा चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन है नियाक्रस, एनासीक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स या हेरोडोट्स? तो याद रखिएगा हेरोडोट्स, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है,
ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। इसके अलावा नियाकर्स सिकंदर का सेनापति था एवं एक इतिहासकार था। एनासीक्रिटिस एवं एरिस्टोबुल्स, यह तीनों सिकंदर के साथ भारत आए हुए इतिहासकार हैं और इन तीनों के नाम काफी महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, हैन स्यांग या इतिसंग। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज वह विदेशी यात्री था जिसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था या भारत आया था। इसके अलावा याद रखिएगा मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व में भारत आया था। और पूछा जाए किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को भारत भेजा था। और मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम है इंडिका। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। और सेल्यूकस निकेटस चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन में है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। और यह प्रश्न काफी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या प्लिनी। तो याद रखिएगा जियोग्राफिका की रचना की थी स्ट्रैबो ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है हिस्ट्रीज, नेचुरल हिस्टोरिया, जियोग्राफिका या जियोग्राफी। तो याद रखिएगा प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और हिस्ट्रीज लिखी थी या हिस्ट्रीज का नाम है द हिस्ट्रीज, हेरोडोट्स ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हेरोडोट्स ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने या अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो याद रखिएगा पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना की थी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फाहियान कहां का निवासी था? ऑप्शन है भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा। तो याद रखिएगा फाहियान चीन का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय में हैन सांग चीनी यात्री था जो कि वो भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो याद रखिएगा 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूहमा कह के संबोधित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन है महमूद गजनबी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ऑप्शन है मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, देवराय द्वितीय जो कि विजयनगर के सम्राट थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1784, 1857, वर्ष 1800 या 1861। तो याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1800
1961 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या मार्टिमर हीलर। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों इस प्रश्न को ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा और याद रखिएगा, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1901, 1921, 1935 या 1942। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में पहली बार हुई थी या की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वह कौन है? ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखल दास, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आरसीबाद दीलाल एवं रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी का नाम शामिल है, यह सर्वप्रथम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। राखल दास बनर्जी को कई बार आपको आरडी बनर्जी भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। तो इन्हीं का नाम है राखल दास बनर्जी या आरडी बनर्जी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड टॉड। तो याद रखिएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन या ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो याद रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स प्राचीन सिक्कों व धातुओं के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि? ऑप्शन है वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं जिनके नाम है इंद्र, वरुण, एक यहां मिसप्रिंट हो गई है, मित्र एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है और यही इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि कहां से मिले अभिलेखों से 4 प्राचीन वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई से। बोगाज-कोई इस एरिया का नाम है, याद रखिएगा, जहां से 4 देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, इंद्र, वरुण, मित्र एवं नसत्य। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इस प्रश्न को भी दोस्तों आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा और याद रखिएगा, सर जेम्स प्रिंसेप पहले ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था एवं डिकोड किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या हिंदी व ब्राह्मी। तो याद रखिएगा, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कहां से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? द्विभाषाई अभिलेख यानी कि 2 भाषाओं में लिखे गए और इनमें ग्रीक एवं आरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं सर-ए-कोना जो कि कांधार अफगानिस्तान में स्थित है, मनसेहरा, कालसी एवं कलिंग। तो याद रखिएगा, अशोक के द्विभाषाई अभिलेख सर-ए-कोना से प्राप्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और सर-ए-कोना कहां है? तो याद रखिएगा, कांधार अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा अभिलेख जो कि पाकिस्तान में स्थित है एवं शहबाजगढ़ी अभिलेख जो कि पाकिस्तान में स्थित है से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल या यूनानी। तो याद रखिएगा, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी अभिलेख से खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यह प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, इसका सही जवाब होगा खरोष्ठी लिपि, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है संकर्षण तथा वासुदेव से, फिर है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से। तो याद रखिएगा हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख केवल वासुदेव से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन है हाथी गुफा, जूनागढ़, नाना घाट या नासिक। तो याद रखिएगा कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख है हाथी गुफा, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन है यवन राजा मिनांडर द्वारा, सकछत्रप रुद्रदमन द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफिरनिस द्वारा, या कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो याद रखिएगा विशुद्ध संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम लंबा अभिलेख सकछत्रप रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन है रुद्रदमन, अशोक के, राजेंद्र प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है गोमती पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक व गिरनार अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख महाक्षत्रप के रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जहां चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन है एरण, गया, नालंदा, या प्रयाग। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग के अभिलेख में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जिसका नाम है हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और इसके अलावा एक पॉइंट भी याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा हरिसेन। अगला प्रश्न है मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, यहां स्थित लोह स्तंभ का निर्माण चौथी सदी में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा चतुर्थ सदी। अगला प्रश्न है दिल्ली के मेहरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष, या आनंदपाल। तो याद रखिएगा मेहरौली के कुतुब अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहां मिलता है? ऑप्शन है भीतरगांव लेख से, विलसड़ स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से, या भितरी स्तंभ लेख से। तो याद रखिएगा सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या भानुगुप्त। तो याद रखिएगा एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, या विक्रमादित्य द्वितीय। तो याद रखिएगा ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति
पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख से, वसखेड़ा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से, या हैन स्यांग के वर्णन से। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापाड़ू दान लेख में, या हनाम कोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो याद रखिएगा कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल उत्कीर्ण लेख से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है शिलालेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ आरंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शिलालेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ आरंभ करने का परंपरा का सूत्रपात राज राजा प्रथम द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर मेरूर से। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, कनिष्क के शासन काल में, या राजा हर्षवर्धन के शासन काल में। तो याद रखिएगा भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में प्राचीनतम मुद्रा कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है आहत सिक्के, इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, सीथियन सिक्के, या पार्थियन सिक्के। तो याद रखिएगा भारत में प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्कों को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक, या गुप्त। तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन शासकों द्वारा चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक, या गुप्त। तो याद रखिएगा सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण द्वारा चालू किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनी होती थी? ऑप्शन है सीसा, लोहा, तांबा, या स्वर्ण। तो याद रखिएगा सातवाहन वंश के समय मुद्राएं सर्वाधिक सीसा की बनी होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शन है ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, या शुंगों ने। तो याद रखिएगा कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो याद रखिएगा गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर, या अरिकमेडू। तो याद रखिएगा अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, अरिकमेडू। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, जो कि एक विश्व धरोहर है, और यह अपनी गुफाओं के शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? बर्मा जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और प्राचीन काल में इसे स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है अंकोर वाट कहां स्थित है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, और आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कंबोडिया। अंकोर वाट जो कि एक
हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर है और यह कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्लिनी की मूल कृति जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या इंग्लिश। तो याद रखिएगा, प्लिनी की मूल कृति जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री लैटिन अमेरिकी भाषा में रचित है या लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से इसे किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है फारसी, हिब्रू, अरबी या संस्कृत। तो याद रखिएगा, चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिव्रतों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन है श्रमिक, परिव्रजक, अग्रहारिक या मागध। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा मागध। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, मागध है, मगध नहीं। मागध एक प्रोफेशन होता था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग युंग भारत की यात्रा पर कब आया था? तो याद रखिएगा, 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के मध्य चीनी यात्री सुंग युंग भारत आया था। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, पुलकेशिन है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि दी गई है जिसे, या जो कि है 3101 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न है, रवातक अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है अशोक से, रुद्र दमन से, कनिष्क से या समुद्रगुप्त से। तो याद रखिएगा, रवातक अभिलेख राजा कनिष्क से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है हेरोडोट्स, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या एरियन। तो याद रखिएगा, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोट्स ने कहा था। और हेरोडोट्स आप सभी जानते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया था? उद्वाचित का मतलब होता है, याद रखिएगा, डिकोड किया था। किसे? ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप, जिसने सम्राट अशोक के अभिलेख एवं शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। पहले अंग्रेज थे जिन्होंने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दोस्तों, यह प्रश्न वीडियो में पहले भी रिपीट हुआ है और आप सभी जानते हैं, खरोष्ठी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न याद रखिएगा, बिहार पीएससी 2012, 2019 और यूपी पीसीएस 2007 एवं 1997 के अलावा छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 एवं आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका है। और उसके अलावा भी कई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो याद रखिएगा, मानव की आदि जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना या क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड्स कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मानव जाति का पालना भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्ट्स, नियंडरथल या क्रोमैग्नम। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता या मदर ऑफ मैन कहा जाता है? ऑप्शन है लूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया या मैडम क्यूरी। तो याद रखिएगा, लूसी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जिन्हें मदर ऑफ मैन या मानव माता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मानव
सदस्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव या जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा सबसे पहले मानव सदस्य प्राणी पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। यह थोड़ी सी मिसप्रिंट है, पिथेकैंथ्रोपस। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन है सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बोलन घाटी या बेलन घाटी। तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है नर्मदा घाटी में हथनौरा से, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, सोन घाटी में बागोर से या बेलन घाटी में बांस घाट से। तो याद रखिएगा होमो इरेक्टस का एक कपाल नर्मदा घाटी में हथनौरा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता था? द्विपद मानव यानी कि जिसने सबसे पहले दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया। और याद रखिएगा पिथेकैंथ्रोपस इस प्रश्न का सही जवाब है, जिसने सबसे पहले दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया था, या जिसे द्विपद मानव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखिएगा होमो इरेक्टस को सबसे पहले आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो याद रखिएगा मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव निएंडरथल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, निएंडरथल। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? तो याद रखिएगा आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज क्रो-मैग्नस मनुष्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्रो-मैग्नस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं निएंडरथल मनुष्य को, हिंडलबर्ग मनुष्य को, पिल्टनगन मनुष्य को या क्रो-मैग्नस मनुष्य को। तो याद रखिएगा इनमें से नवीनतम क्रो-मैग्नस मनुष्य है और उसके बाद फिर आधुनिक मनुष्य आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नस के ही नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमोसेपियंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, होमोसेपियन। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी? याद रखिएगा प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की बात की जा रही है। ऑप्शन है दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम या सोहन घाटी। तो याद रखिएगा सबसे पहले पल्लवरम में प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, पल्लवरम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? ऑप्शन है 1860, 1863, 1873 या 1878। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण और किसे मिला था? याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट को 1863 में मिला था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाण उपकरण की खोज की थी वह मूलतः कौन थे? ऑप्शन में है एक पुरावनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद और एक इतिहासकार। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। ऑप्शन है H.D. सांकलिया, ए कर्निंघम, F.R. आल्चिन या रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो याद रखिएगा फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी या प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक
रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है भीमबेटका, हथनौरा, सराय नाहराय या दमदमा। तो याद रखिएगा, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से प्राप्त हुआ है। हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः कैसा था? ऑप्शन है ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक या प्राकृतिक। तो याद रखिएगा, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन है कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन या शिकार। तो याद रखिएगा, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य कार्य था शिकार करना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो याद रखिएगा, पुरापाषाण काल में भी आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? ऑप्शन है आग जलाना, कुंभकार का चक्र, धातु उपकरण या सूत बुनाई। तो याद रखिएगा, पुरापाषाण युग में सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किसके बने होते थे? तो याद रखिएगा, पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार थे स्फटिक के बने। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो याद रखिएगा, सोहन संस्कृति पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अतीरपक्कम या अहाड़। तो याद रखिएगा, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी एवं अतीरपक्कम इन तीनों स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, लेकिन अहाड़ से नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो याद रखिएगा, पंजाब से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सहवाल एक पुरास्थल है। ऑप्शन दिए गए हैं निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, नव पाषाण संस्कृति का या ताम्र पाषाण संस्कृति का। तो याद रखिएगा, सहवाल एक निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का पुरास्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था या वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। तो याद रखिएगा, पूर्व पाषाण काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संघाबो गुफा पुरास्थल किस काल का है? ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल का, मध्य पुरापाषाण काल का, नव पाषाण काल का या ताम्र पाषाण काल का। तो याद रखिएगा, संघाबो गुफा मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित एक पुरास्थल है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कुल्हाड़ी, गैंडासा, बिदारणी या सेल्ट। तो याद रखिएगा, कुल्हाड़ी, गैंडासा और बिदारणी यह तीनों औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है, लेकिन सेल्ट का संबंध पुरापाषाण संस्कृति से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश या गोदावरी घाटी महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति या जिसे ब्लेड कल्चर कहा जाता था? ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को,
मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को या हड़प्पा संस्कृति को? तो याद रखिएगा ब्लेड कल्चर या फलक संस्कृति उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? ऑप्शन है पटने, पहाड़, कायथा या चिरान। तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग के अंड कवक पटने से प्राप्त हुए हैं, जो कि एक प्रागैतिहासिक पुरास्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का मुच्छलता चिंतामनुगाबी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है भारत में उच्च पुरापाषाणविक हड्डी एवं सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्त स्थल के रूप में, हड़प्पा सभ्यता के एक पुरास्थल के रूप में, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के एक पुरास्थल के रूप में या लौह उपकरण प्राप्ति स्थल के रूप में? तो याद रखिएगा मुच्छलता चिंतामनुगाबी शिलाश्रय भारत में उच्च पुरापाषाणविक हड्डी एवं सींगों से बने उपकरणों की सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में हड्डी एवं सींगों से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है सरायनाहर से, कोल्डी हवा से, बागोर से या कालीबंगा से? तो याद रखिएगा पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या ताम्रपाषाण काल में? तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहां स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो याद रखिएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि एक मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध गुफाएं स्थित हैं, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, भीमबेटका अपनी गुफाओं की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग या हिरण के सींग के छल्ले की माला के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है दमदमा, महदहा, सरायनाहर या पटने? तो याद रखिएगा महदहा से हिरण के सींग के छल्ले की बनी माला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, महदहा। तो दोस्तों ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए वीकली रिवीजन क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और 10 बजे साइंस की वीकली रिवीजन क्लास देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।